आपने पहला भाग में सुनी थी कि कविता को कमल की शराबी दोस्त ने कैसे बलात्कार किया था। वह समझ गई थी कि उसके पास भेजने वाला उसका अपना पति ही था। ग्लानि से उसका मन भर गया। वह सोचने लगी कि उसे कैसा पति मिला जिसने अपनी इज्जत का ध्यान ना अपनी पत्नी का। वह उसकी कमाई खाना चाहता है, गंदी कमाई। उसे तब बात पहले समझ लेना चाहिए था। जब पति अपनी रोजी रोटी के लिए सतर्क नहीं हो सकता, वह अपनी पत्नी के प्रति क्या सतर्क रहेगा। कविता दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। उसने कमल को अपने तन पर हाथ तक नहीं लगाने दिया था। दूसरे दिन भी उसने कमल से कोई बात नहीं की, पर कमल बहुत सोच रहा था कि कोई बात नहीं, ना बोले ना सही, धीरे धीरे सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी। रात का जिस समय कमल शराब पीकर कमरे में आया, वह समय कविता अपनी किस्मत पर रो रही थी कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि उसके कमल जैसा पति मिला, जैसे उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है और अपने हाथों से अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप रहा है। जबकि मर्द तो ऐसे होते हैं कि कोई उनकी पत्नी को और नज़र भर कर देखे तो वह मरने मारने को तैयार हो जाता है। किस बात का पति है वो उसका? क्या केवल नाम का, या उसके द्वारा वह स्वयं धन पैदा करना चाहता है? ग्लानि से बुरी तरह मन भर गया उसका। कमल ने कविता को हाथ लगाया। कविता ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें मेरे जिस्म पर हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? उसने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। किस बात की पति हो तुम? कविता ने कहा, क्या केवल इस बात की कि तुम मदिरापान करके आओ और मेरे तन से खेलो? पति कैसे होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है जानते हो तुम? पति वो होते हैं जो कमा कर लाए और अपने घर का खर्च चलाएं। पत्नी यदि गलत रास्ते पर जाती नजर आए तो उसे खूब डांटे। तुम्हारे तरह के पति नहीं होते जो नोटों के लिए अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप देते हैं। सोचते हैं कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। तुमने तो दुनिया भर के शहरों को बदनाम कर डाला है। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। गर्म गोश्त के व्यापारी जरूर हो सकते हो जो पैसों की खातिर अपनी बीवी से धंधा कराते हैं। कमल ने कुछ नहीं कहा, बस उसी तरह से छेड़छाड़ करता रहा। काफ़ी देर बाद बोला, कविता तुम क्यों परेशान हो? औरत का डर तो अपने पति का होना होता है। जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो तुम क्यों चिंता करती हो? खाओ पियो मौज करो। क्या कहूँ तुम्हें? क्रोधित कविता बोली, कोई उचित शब्द नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होती और मेरे स्थान पर तुम होती तो अब तक तुम्हारी इस नीच और जलील दोस्त की गर्दन कमल कर चुकी होती और स्वयं अपने को गोली मार ली होती। इस संसार में केवल इज्जत ही गई तो है, और यदि वह भी समाप्त हो गई तो फिर बचा क्या? ओह हाँ, कविता ने कहा, सुनो कमल, वैसे तो मेरी नज़रों में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, इस तरह की हरकत मेरे साथ कराने का प्रयास भूल कर भी न करना। यदि ऐसी घिनौनी हरकत तुमने फिर की तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। कविता, हाँ, ये तुम क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? उसने कहा, नारी का फर्ज है कि वह अपने पति का कहना माने, चाहे वह उसे पैसा ही क्यों न कराने की पेशकश करे। अगर तुम्हारे ऐसे विचार है तो तुम किसी और के साथ शादी कर लो और उससे यह सब कराना। मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। इस तरह का नरक समान जीवन कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं है। क्यों पागल हो रही हो कविता? कमल ने कहा, मैं कौन सा तुमसे रोज़ किसी का बिस्तर गम करने का कह रहा हूँ। कभी कमार कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तुम क्या समझते हो मुझे? उसने कहा, मैं कोई वेश्या हूँ जो अपने धन का सौदा करके तुम्हारा पेट भरूंगी? अरे अगर तुम कमा नहीं सकते तो डूब मरो या घर में चूड़ियाँ पहन कर बैठ जाओ। नारी तो पुरुष की इज्जत होती है। किसी ने कहा है, नारी सर्वत्र पूज्यते। कहते कहते कविता हाँफने लगी और कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, तुम इन सब बातों को तभी समझ सकते हो जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो। तुमने तो ये अंगूर की बोतल ऐसी गले लगा रखी है जिसने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो तुम इस शराब को छोड़ और अपना काम करो। शराब पीने वालों का यही हाल होता है, उनके घर बर्बाद हो जाता है। सच यही है, शराब आदमी को सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। कमल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वह दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। कविता भी करवट लेकर लेटी रही।
कविता ने इस बात का पक्का निश्चय कर लिया था कि यदि इस बार उसके पति ने इस प्रकार की हरकत कराने की कोशिश की तब वह अपनी जान दे देगी। 15 दिन गुजर गए, कोई बात नहीं हुई। कमल ने काम पर जाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसने शराब पीनी बंद नहीं की थी। कविता ने उससे बोलना शुरू कर दिया था। उसने सोचा था कि शायद उस दिन की बातों का उस पर असर हो गया है और वह सीधी राह पर आ गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी को कोई बात लग जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते का पूंछ 12 साल तक नलकी में रखें, जब निकलेगी टेढ़ी ही निकल गई। कमल ने यह देखने के लिए कि अब वह क्या करती है, उस रात को फिर उसने अपने एक साथी को कविता के कमरे में भेज दिया। जब उसने जाकर उसे छुआ और उसकी आँख खुली तो उसने उसे पूरी शक्ति साथ दूर ढकेल दिया। बचाओ, वह चीखी भी थी, परंतु बचाने कौन आता। उसे भेजने वाला तो उसका अपना पति ही था, जो अपने पत्नी के शरीर को बेचकर उसकी कमाई खाना चाहता था। फिर उसके समक्ष नारी कमज़ोर होती है। उसने उसे दबोच लिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। हवस पूरी करने के बाद वह कमरे से निकल गया। उसके जाते कविता बाहर आई और उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे सड़क पर उसका सिर लगा, सिर फट गया और वह एक ही पल में स्वर्ग सिधार गई। आसपास के घरों के लोग झकटे हो गए। शराबी कमल भी घर से निकलकर बाहर आ गई और रोने लगा। उसका साथी उस दुर्घटना को देखकर चुपचाप वहाँ से खिसक गया। पुलिस आई और लाश को उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उस कमीने कमल को मिल गई और उसने उसे चिता के भेंट कर दिया। ऐसे पति को तो अपनी पत्नी की चिता को अग्नि देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए।